नमस्कार, स्वागत है चर्चा में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत ने दुनिया के सामने लोकतांत्रिक मूल्य, परंपरा, उपलब्धि और समावेशी शासन प्रणाली का अनुकरणीय मिसाल पेश किया और आज हम अपने ही देश की लोकतांत्रिक यात्रा को दुनिया के सामने गर्व से प्रस्तुत भी करते हैं। भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास का अहम महत्वपूर्ण पड़ाव देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना है और इसकी स्थापना के 33 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आज देश ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया और हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ग्रामीण भारत में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने की याद दिलाता है। ये दिन उस व्यवस्था का प्रतीक है जिसने सत्ता को गांव तक पहुंचाकर जमीनी स्तर पर विकास और भागीदारी को नई दिशा दी। पंचायती राज ने न केवल प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया बल्कि महिलाओं और कमजोर वर्गों को भी निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया। पंचायतों को वास्तविक संवैधानिक शक्ति 73वें संविधान संशोधन से मिली और यह कानून 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया। इस संवैधानिक संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया, नियमित चुनाव को अनिवार्य किया और ग्राम सभाओं को निर्णय का केंद्र बनाया। पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू करके ग्रामीण विकास को समावेशी बनाया गया। हर वर्ग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया और देश की आधी आबादी को निर्णय और नेतृत्व का अभूतपूर्व अधिकार भी हासिल हुआ। आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पढ़ा गया। अपने संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था आज केवल प्रशासनिक ढांचा नहीं रह गई है बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम बन चुकी है। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने इस व्यवस्था को संवेदनशील और समावेशी बनाया है और इससे ये साबित होता है कि जब सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है तो इसमें सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है और विकास अधिक प्रभावी और संतुलित होता है। तो किस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था ने भारत में ग्रामीण सुशासन के साथ साथ ग्रामीण सुराज की नींव डाली और किस तरीके से पिछले 2014 के बाद इस गति को और ज़्यादा रफ्तार मिली है, इस विकास को और ज़्यादा रफ्तार मिली है, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन आइए देखते हैं कि आज क्या कुछ आयोजन किया गया विज्ञान भवन में पंचायती राज दिवस के मौके पर। आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पंचायतों की भूमिका और ग्रामीण विकास को लेकर कई अहम घोषणाएं की गई और अनेक नवीन विचार भी सामने आए। 24 अप्रैल को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में देश भर से पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भाग लिया। यह दिन 73वें संवैधानिक संशोधन की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है, जिसने देश में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने किया। इस दौरान प्रधानमंत्री का संदेश भी पढ़कर सुनाया गया, जिसमें ग्राम स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने और विकसित भारत के लक्ष्य में पंचायतों की भूमिका पर जोर दिया गया। इस अवसर पर मंत्रालय द्वारा पंचायत उन्नति सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई और मेरी पंचायत मेरी धरोहर पहल के तहत ग्रामीण विरासत से जुड़ी प्रकाशन भी लॉन्च किए गए। केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पंचायतें लोकतंत्र की नींव हैं और गांवों के समग्र विकास के लिए स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की शक्ति को और मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने डिजिटल गवर्नेंस, पारदर्शिता और जन भागीदारी को बढ़ाने पर जोर दिया। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा उसको दर्जा दिया गया था। उसके बाद फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन आदि के तमाम रूल्स रेगुलेशन पंचायत को लेकर किया गया था। उसका रिजल्ट आज ये है कि देश में लगभग हर गांव की गली, नाली, खरंजा इत्यादि ग्रामीण विकास अच्छी तरीके से हुआ है। मोदी सरकार का लक्ष्य है पंचायतों के माध्यम से सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, हर व्यक्ति को आजीविका के अवसर उपलब्ध करवाना, ऐसा गांव जहां किसी को गरीबी का सामना ना करना पड़े, विकास और समृद्धि का लाभ हर परिवार तक पहुंचाना है। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के पंचायत प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया और ग्रामीण विकास के सफल मॉडल साझा किए। पंचायतों के मजबूत होने से निश्चित तौर पर सशक्त भारत का सपना पूरा होगा। पंचायतें सशक्त होंगी तभी देश सशक्त होगा।
काफ़ी कुछ बदलाव आया है और इस दिशा में सकारात्मक बदलाव भी है। मेरा ये मानना है कि हमारी भिन्न भौगोलिक स्थिति की वजह से हमें अलग से कुछ मानक योजनाएं बननी चाहिए और पंचायतों को अधिकार हो, ग्राम पंचायत को विशेषता अधिकार हो कि हम जो योजनाएं बनाएं और उसी को हम धरातल पे उतार सकें। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के इस आयोजन ने सशक्त पंचायत, समग्र विकास के विजन को आगे बढ़ाने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने का संदेश दिया। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो कैसे पंचायती राज व्यवस्था ने देश में ग्रामीण स्वशासन के साथ साथ ग्रामीण स्वराज की व्यवस्था को पूरी दुनिया के सामने पेश किया और क्या उपलब्धियां रही है, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे आज विशेष कार्यक्रम में। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर नूपुर तिवारी, चेयर प्रोफेसर IIPA, और हम आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ संदेश दिया है पंचायती राज दिवस के मौके पर। उन्होंने शुभकामना दी समूचे देश को और राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार विजेताओं को उन्होंने बधाई भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये जमूनी लोकतंत्र को मजबूत करने का अवसर है और पंचायतें अब सिर्फ केवल एक प्रशासनिक ढांचा नहीं बल्कि ये निर्णय लेने का केंद्र बन चुकी है। हमारे साथ 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं डॉक्टर नूपुर तिवारी, हमारे साथ है रवि प्रकाश बी वर्मा जी जो कि रीजनल सेवा संयोजक है भारत विकास परिषद में, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं प्रोफेसर अश्विनी महाजन जी, आर्थिक विश्लेषक। हमारे साथ हैं नूपुर शर्मा जी। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे 33 वर्षों का ये सफ़र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उस लोकतंत्र में 2.7 लाख से अधिक पंचायतें, 25 लाख से अधिक चुने हुए प्रतिनिधि पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि कितना समावेशी है भारत का लोकतांत्रिक स्वरूप, जहां पर संसद से लेकर ग्राम पंचायतें सशक्त रूप में निर्णय के केंद्र के रूप में स्थापित हुई हैं पिछले 33 वर्षों में। देखिए, अभी के समय में आज के दिन पंचायत दिवस भी मनाया जा रहा है और इससे बड़ा महत्वपूर्ण दिवस मेरे नज़र में तो नहीं है, जबकि 1 मिलियन से भी ज़्यादा महिलाएं जो हैं आज सशक्त हो गई हैं। वो पंचायत में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की तरह काम कर रही हैं। आप पूरे विश्व के भी महिलाएं जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं को जोड़ लीजिए, उनसे ज़्यादा तो आपके पंचायत में महिलाएं मिल जाएंगी और इतना बड़ा ये सशक्तिकरण है। और अभी के समय में आप देखिए तो 2.5 लाख ग्राम पंचायत जो हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। इनकी प्लानिंग उससे हो रही है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसे आप कहें वो हो रही है। ये सारा जो एम है एक ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने की है, उनको सशक्त बनाने की है। तो ये उपलब्धि अगर आज पूरा भारत मना रहा है, जिसमें कोई शंका नहीं है कि सबसे बड़ा दिवस शायद आज के दिन मनाया जा रहा है। जी, रवि प्रकाश वर्मा जी आपसे जानना चाहेंगे 33 वर्षों में पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से हमने संसद से लेकर ग्रामीण पंचायत तक, ग्राम पंचायत तक जो है लोगों को सशक्त किया है। बहुत बड़ी आबादी, तकरीबन अगर देखें तो 49.75% और 12 लाख से अधिक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं, महिला नेतृत्व में विकास की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो पूरी नर्सरी तैयार हुई है 33 वर्षों में, वो आगे आकर तेजी से इसमें समावेशी रूप में शामिल हो सकती। देखिए अश्विनी जी, मैं इस 1988 से सक्रिय जीवन में हूँ, पत्रकारिता में और उसके बाद सामाजिक जीवन में। मैंने एक चीज महसूस किया है कि यदि पंचायती राज व्यवस्था शुरू भले 1983 में हो गई हो, लेकिन इसमें व्यापक बदलाव जो है वो 2014 के बाद आया है जी। और इस 2014 के बाद जो पंचायती व्यवस्था में आया है, जब मैं पंचायतों या गांवों में सामाजिक काम के लिए घूम रहा होता हूं, तो मुझे कुछ चीजें जो सबसे अधिक समझ में आती है वो है एक डीबीटी क्रांति। आपका जो पैसा सीधे पंचायत के खाते में जाता है। इस योजना का पहले पैसा राज्य में आता था, फिर ब्लॉक में होता था, ब्लॉक से पंचायत में जाता था, और बीच में जो, यदि हम राजीव गांधी के बयान को कोट नहीं भी करें तो भी जब हम ध्यान में आते हैं कि जितनी ज्यादा बीच में सीमाएं होंगी, लूप होल्स उतने ज्यादा बने रहेंगे। लेकिन जब से अभी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो सुविधा शुरू हुई है, इस चेन को जब तोड़ा गया तो आज पंचायत के खाते में सीधा फंड आता है। और इसमें क्या है कि सीधा फंड जब एक जगह आता है तो उसमें लूप होल्स नहीं होते हैं, तो जमीनी स्तर पे काम हो रहा है। दूसरा जो चीज मैं महसूस कर रहा हूं कि जो स्वामित्व योजना है जिसमें जमीन का हक, यदि ये मोदी सरकार की सबसे क्रांतिकारी पहल है।
कि ड्रोन से गांव-गांव की मैपिंग करके और लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड जो दिया जा रहा है, जो इससे किसानों को, गांव के लोगों को, गांव के ग्रामीण जनता को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। मैं अपनी बात कहता हूं कि मेरा पुश्तैनी घर जिस जमीन पे है, उस जमीन का प्रॉपर्टी कार्ड मेरे पास खुद नहीं था पहले। जी जी। अब वो आया है मेरे पास। जैसे खतौनी होती थी, खतौनी में तो दर्ज होता था घरौनी, हाँ, उसकी शुरुआत की गई। जियो टैगिंग, जियो मैपिंग करके गांव में तो आप समझिए, ग्रामीण परिवेश अगर आप होंगे तो नाले की लड़ाई, घर की लड़ाई, चौराहे की लड़ाई, हर जगह लड़ाई, गांव का स्वरूप ही लड़ाई का स्वरूप हुआ था। एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है अब, जबकि घरौनी जैसी चीजें लोगों को दी जा रही है। 3 करोड़ से अधिक संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं और 3,30,000 से ज्यादा गांवों का सर्वेक्षण हो चुका है। जी, और जो पैसे को लेकर के या कार्य प्रणाली को लेकर के जो पारदर्शिता अभी दिख रही है इन दिनों, पिछले 10 वर्षों में, 10 वर्षों क्या मैं बताऊं आपको, ज्यादातर मुझे 7 वर्षों से ज्यादा दिख रहा है कि पिछले 7 से 8 साल में पारदर्शिता बढ़ी है और इसका लाभ गांव और पंचायतों को, वहां के रहने वाले लोगों को साफ तौर पे मिल रहा है। जी, प्रोफेसर अश्विनी महाजन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी महाजन जी, ग्राम स्वराज की संकल्पना महात्मा गांधी जी ने की और अब देख रहे हैं ग्रामीण सुशासन के साथ साथ ग्रामीण एक आत्मनिर्भर ग्राम की संकल्पना 2014 के बाद तेजी से हुई। डीबी सीधे खाते में ट्रांसफर, जो लीकेज हुआ करती थी, जो इस तरीके से चाहे देखें तो प्रशासनिक स्तर पर और ग्रामीण राजनीतिक स्तर पर भी जो बंदरबाट हुआ करती थी, वो सब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वो लीकेज खत्म हुई है। सीधे गांव पे पैसे जा रहे हैं, खाते में पैसे जा रहे हैं, गांव को अपने रिसोर्सेज के जरिए, अपने आवश्यकता के अनुसार संसाधनों के जरिए निर्माण के भी, निर्णय लेने के भी अवसर मिले हैं। कितना पैराडाइम शिफ्ट आया है 2014 के बाद? देखिए, पंचायती राज व्यवस्था तो शुरू हो गई थी पहले से जी, लेकिन जो उसमें वास्तविक जान फूंकने का काम हुआ है, वो सबसे बड़ी बात यह है कि पंचायतों में बहुत बड़ी मात्रा में घूसखोरी और भ्रष्टाचार बहुत व्याप्त था। ऐसे में जैसे आपने बताया कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक बहुत बड़ा कदम था, लेकिन उसके साथ ही साथ मैं ये भी देख पा रहा हूं कि नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए जी, जो वास्तविक में पंचायती राज आया है, जैसे घरों के निर्माण की बात है, 3 करोड़ घर नए बने हैं और वो भी उसी पंचायती राज व्यवस्था के बीच से ही निकले हैं। लेकिन ये पहले नहीं हो पाया 2014 से पहले। क्यों? क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार इस प्रकार से व्याप्त था। लेकिन आज अच्छे मन से, अच्छी नीयत से जो काम हो रहे हैं और दूसरा जो टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है जी, और उसके साथ ही साथ एक बड़ी बात ये है कि सबसे ज्यादा गरीब लोग गांवों में ही रहते थे और गरीबी जो है वो मल्टी डायमेंशनल गरीबी होती थी। लोगों के पास घर नहीं है, उनके पास पीने का पानी नहीं है, उनके पास बिजली नहीं है, उनके पास तमाम दूसरे प्रकार की सुविधाएं नहीं है। लेकिन जो भी जाएगा गांव में वो जाएगा पंचायत के माध्यम से। तो इसलिए पंचायतों को सुदृढ़ भी रखना और उसमें भ्रष्टाचार भी समाप्त करना, यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि गांवों में जिस प्रकार से तेजी से विकास हुआ है, ग्रामीण सड़कें बनी हैं और गांव तक सरकार की पहुंच बनी है और सीधे पंचायत को जब सब पैसा जाता है और उसके माध्यम से लोगों के जीवन स्तर में सुधार आता है जी। अब आप ये देखिए, पूरी की पूरी व्यवस्था अगर डिजिटलाइज हो रही है, ऑनलाइन हो रही है, ऑनलाइन होने के साथ साथ पारदर्शी हो रही, तो जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था या ग्रामीण क्षेत्र में भ्रष्टाचार का एक जरिया बन गया था पूरा का पूरा ये ग्रामीण स्वशासन की व्यवस्था, उस पर काफ़ी कुछ रोक लगी। हम चर्चा जारी रखेंगे तीनों खास मेहमान से, लेकिन वक्त एक बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज़। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की। हमारे साथ डॉक्टर नूपुर तिवारी, रवि प्रकाश वर्मा जी और साथ ही साथ प्रोफेसर अश्विनी महाजन जी मौजूद हैं। डॉक्टर नूपुर तिवारी जी, जैसा अश्विनी महाजन जी कह रहे थे कि वो पारदर्शिता, वो डिजिटलाइजेशन और साथ ही साथ सीधा डीबीटी के जरिए खाते में ट्रांसफ़र, भ्रष्टाचार पर काफ़ी रोक लगी। एक बार मैं फिर कहूँगा कि नारी नेतृत्व को कितना बढ़ावा मिला अभी, जबकि नारी वंदन अधिनियम क्या विशेष सत्र में वो पारित नहीं हो सका, राजनीतिक कारणों से, अन्य कारणों से, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन 21 से ज़्यादा राज्यों में, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 50% आरक्षण, कितना बड़ा सशक्तिकरण, निर्णय नेतृत्व दोनों में आधी आबादी। इसमें देखिए 50% आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, लेकिन सही में देखें तो 54% रिप्रेजेंटेशन हो गया है। कितनी सारी महिलाएं हैं जो आरक्षित सीट के से भी ज्यादा आ रही हैं। ये अपने आप में इतना बड़ा एक क्रिटिकल मास डेवलप किया है। एक 1.5 मिलियन इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स जो भारत में हैं, ये इतनी बड़ी एक उपलब्धि है कि इसमें सिर्फ अभी रिजर्वेशंस कहीं एक माने में हम नहीं है, इसके बियॉन्ड भी महिलाएं आ रही हैं और आई हुई हैं, और इतना बड़ा एक क्रिटिकल मास जनरेट हुआ। सारे जी आप जैसे देखिए ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, इसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत ही बढ़ चुकी है। और अभी के समय में तो देखिए कि 90% जो गांव हैं वो डिजिटल टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड हैं। सारी जिसको कहते हैं कि ट्रांसपेरेंट चीजें आपके सामने आ गई हैं। तो विमेन स्पेसिफिक जो डिसीजंस हैं या विमेन स्पेसिफिक सर्विसेज हैं, विमेन स्पेसिफिक गुड्स जो हैं, जिसमें शायद उनकी वॉइस नहीं हुआ करती थी पहले, लेकिन अभी के समय में उनसे स्पेसिफिक जो रिलेटेड इश्यूज हैं वो पूरी तरह से उसको निभाया जा रहा है। जैसे एक बहुत बड़ी स्टडी हुई थी डुफ्लो, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर, MIT की, उन्होंने किया। उसमें पाया गया था कि जहां महिलाएं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, वहां महिलाओं की से रिलेटेड जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत जल्दी होती हैं, या उनके नीड्स को उनके पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम में सबसे ज़्यादा दर्शाया जाता है, और उसी में महिलाओं की वॉइसेस जिसको कहते हैं, आवाज़ सबसे ज़्यादा उठी जाती हैं। तो विमेन रिलेटेड इश्यूज जैसे हुआ आपके सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ इश्यूज, ये सब चीज़ों की बहुत ही इन सब जगहों में महत्वता बढ़ी है और सहभागिता बढ़ी, और वो सशक्तिकरण कहीं ना कहीं पूरे समाज में दिखता है। रवि वर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप जाइए, आप बता रहे हैं कि लंबे समय से आपने पत्रकारिता और उन क्षेत्रों में देखा, प्रधान पति, ब्लॉक प्रमुख के पति, महिलाएं कहीं ना कहीं एक सिंबल के तरीके पे यूज़ की जाती है। अभी भी 33 वर्ष पूरे हो जाने के बाद भी वो सशक्तिकरण या फिर उसी तरीके से निर्णय लेने की क्षमता जमीनी स्तर पर नहीं दिखती है। उसके क्या उपाय है? इसका उपाय ये है, यदि आप सच कहें, पता नहीं, मुझे कहना चाहिए नहीं, क्योंकि आज भी बहुत ज्यादा पंचायतों में सरपंच पति की भूमिका है। ये सरपंच पति जो है ये असंवैधानिक शब्द है, वैधानिक नहीं है। लेकिन जब महिलाओं को रोज काम दिया, महिलाओं को चुना जाता है, हम महिलाओं का चयन करते हैं, तो वो खुद आगे बढ़ने के बजाय अपने पति को आगे बढ़ा देती है। और ये समस्या महसूस की है मैंने कि महिलाएं कहती है कि हम तो घर में हैं, वो देख लेंगे। ये वो देखने वाली जो टेंडेंसी है, उससे बाहर आना महिलाओं का सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अब जो पंचायत भवन 2014 के बाद बने हैं, उसमें जो सरपंच की कुर्सी लगी है, उस पे काफी पंचायतों में मुझे महिलाएं अभी तक बैठी हुई दिख नहीं रही हैं। जी, उनको बैठाने की व्यवस्था करना और सरपंच पति की भूमिका से बाहर निकालना, ये एक बहुत बड़ा टास्क है जो इस समय सरकार के पास है, कि इस काम को करना बहुत जरूरी है। जी, प्रोफेसर अश्विनी महाजन जी, अगर देखें 2014 के बाद अनेक ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़, कानून के साथ साथ प्रक्रियागत, व्यवस्थागत निर्णय लिए गए। ई ग्राम स्वराज व्यवस्था, मेरी पंचायत ऐप जैसी व्यवस्था, ऑनलाइन ऑडिट की व्यवस्था, क्योंकि जिस तरीके से सबसे ज़्यादा अगर देखें तो कहीं ना कहीं नेशन वाइड अगर भ्रष्टाचार होता था, ग्रामीण विकास संस्थाओं में होता था। इन सबको काफ़ी कुछ रोका गया है। उसके अलावा समर्थ पंचायत या फिर जो रिसोर्सेज हैं गांव के, उससे आधारित ओन रिसोर्स डेवलपमेंट से OSR जो पद्धति जिसको कहा जाता है कि ओन रिसोर्स रेवेन्यू जनरेट करने की, तो एक ग्रामीण स्तर पर निर्णय के साथ साथ एक अर्थव्यवस्था को भी गति दी गई है। एक माइक्रो जो इकोनॉमी थी वो कहीं ना कहीं स्टेब्लिश होती दिख रही है। देखिए, ये बात सही है कि
केंद्र स्तर पर कुछ योजनाएं चलती हैं, कुछ राज्य स्तर पर चलती हैं, लेकिन जब जमीन पर अगर किसी योजना को उतारना होता है तो वो ग्राम पंचायत के माध्यम से ही होता है जी। तो ऐसे में ग्राम पंचायत को सुदृढ़ करना, जैसे कि महिलाओं के योगदान को वास्तविक रूप से लाना और उसके साथ ही साथ गांवों में, पंचायतों में ज्यादा से ज्यादा धन की व्यवस्था कराना, ये बहुत जरूरी है। और उसकी ऑडिट व्यवस्था जैसे आपने बताया, तो अगर उसका ऑडिट सही तरीके से हो और टेक्नोलॉजी का और ज्यादा उपयोग करते हुए, जिस प्रकार से हमने जीपीएस टेक्नोलॉजी के माध्यम से घरों का वास्तविक निर्माण सुनिश्चित करवाया, उसी प्रकार से गांवों के बहुत सारे और कार्यक्रम हैं, कैनाल्स, जो वाटर चैनल्स बनाने की बात है, और इस दूसरे प्रकार के गांवों में एक, अब मुझे लगता है कि ग्राम पंचायत की एक नई भूमिका का निर्माण होना चाहिए, और वो ये है कि गांवों में रोजगार सृजन के लिए केवल और केवल जो हम अभी तक मनरेगा की स्कीम या नए अभी जीराम जी स्कीम जो है, और इसके अतिरिक्त हमें गांवों में रोजगार निर्माण के लिए वहां पर जिस प्रकार से ज्यादा औद्योगिकरण हो, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वहां लगे, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, अन्य अन्य प्रकार के जो आर्थिक गतिविधियों कृषि सहयोगी जो काम है, उन सब को वहां पर किया जाए, और उसमें ग्राम पंचायत की एक बड़ी भूमिका मुझे लगता है कि बनाई जानी चाहिए और उनको निर्वाह किया जाना चाहिए। और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा धन की व्यवस्था, मैंने ये देखा है कि राज्य स्तर पर जो पैसा चला जाता है मुझे, लेकिन नीचे गांव तक नहीं जाता है, तो वो वास्तव में किसी ना किसी रूप में फ्री बीज के नाते बांट दिया जाता है। लेकिन जो पैसा, मुझे लगता है कि इस बार हमारा जो फाइनेंस कमीशन अभी उसकी रिपोर्ट आई है, उसके आधार पर ज्यादा से ज्यादा धन गांवों में ग्राम पंचायत के माध्यम से पहुंचे, ये सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। जी, चलते चलते नूपुर जी, अब आपसे आखिरी सवाल, जैसा कि अश्वनी महाजन जी कह रहे हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए अधिक धन का आवंटन, अगर देखें तो 16वें वित्त आयोग ने 84%, इससे पहले 15वें वित्त आयोग के कंपैरिजन में उसने पैसे ग्रांट किए हैं। तो एक सशक्त आर्थिक अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक इकोसिस्टम भी डेवलप होगा अगले वर्षों में, अगर देखें तो अगले 5-10 वर्षों में, क्योंकि आर्थिक गतिविधियां, निर्णय तो सही है लेकिन आर्थिक गतिविधियों का भी केंद्र बने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का संचार हो वहां पर। और अभी आप देखें तो 16th फाइनेंस कमीशन ने इसमें रिकमेंड किया है 4.35 लाख करोड़ जी रूरल लोकल बॉडीज के लिए। तो इनकी जो लोकल फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, इसको बूस्ट किया जाएगा। और एक जिसको कहता है ऑगमेंटिंग ओन रिसोर्सेज ऑफ द पंचायत, इस पर भी काफी जोर लगाया जा रहा है, ताकि उनकी खुद की अपनी पर्सनल रिसोर्सेज भी। तो इसके ये सब सारी इनिशिएटिव्स जो है काफी ही ज्यादा ग्राम सभा को, ग्राम पंचायत को इसमें लाभान्वित करेंगी, जो सरकार की सारी इनिशिएटिव है। लेकिन एक इसमें सबसे बड़ी इनिशिएटिव जो मैं आपको यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगी, अभी के समय में डिजिटल इनिशिएटिव है। जैसे आप पारदर्शिता की बात करें, ई ग्राम स्वराज है, अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से 2.59 लाख पंचायत जो है इंटीग्रेटेड हो गए पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम से, PFMS से, और 3 लाख करोड़ तकरीबन पेमेंट भी किया गया है मार्च 2026 तक। समयाभाव है नूपुर जी, क्षमा चाहेंगे आपसे, लेकिन निश्चित तौर से देश की सबसे बड़ी पंचायत ने ग्रामीण स्तर की पंचायत के सशक्तिकरण की जो शुरुआत 33 वर्ष पहले शुरू की थी, वो एक उपलब्धिपूर्ण गौरवशाली इतिहास के रूप में दुनिया के सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अश्वनी महाजन जी, रवि वर्मा जी, डॉक्टर नूपुर तिवारी जी। तो निश्चित तौर से पंचायती राज दिवस का आयोजन महज एक जलसा भर, एक कार्यक्रम भर, एक समारोह भर नहीं है, ये उस प्रतिबद्धता का प्रमाण है जो ये बताता है कि ग्रामीण सुशासन, ग्रामीण सुराज की स्थापना, आत्मनिर्भर गाँव की स्थापना और उसी के साथ साथ आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना भी साकार होगी। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार। जब धरती